जय महादेव मित्रों, स्वागत है आप सभी का क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के एग्जामिनेशन। अगला जो पेपर आपका सोशल साइंस का होने वाला है उसके लिए 10 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लिखे हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल कराएंगे। तो आज जो 10 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न है, आज उनके बारे में आप सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है, लोकतंत्र के गुण दोषों का उल्लेख कीजिए। लोकतंत्र क्या है? जनता के द्वारा, जनता के लिए, और जनता में से चुन के कोई अगर शासक बना है, जनता के द्वारा चुना हुआ, तो ऐसी शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। तो उसमें मतलब हर चीज में कोई ना कोई गुण और दोष होता है। तो इसमें भी क्या इसके गुण हैं और क्या दोष हैं, इसके बारे में लिखना है। और दूसरा प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण 18 जनवरी 1971 को ऑटो फॉन बिस्मार्क के द्वारा कराया गया था, मतलब एकीकरण हुआ था। और विलियम प्रथम उस समय जर्मनी के सम्राट हुए थे। मतलब उस समय के दौर में जर्मनी बहुत सारे लगभग 39 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो ऑटो फॉन बिस्मार्क ने, जैसे हमारे देश में आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश का एकीकरण किया था, मतलब जो अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे उनको मिलाया था, उसी तरह से ऑटो फॉन बिस्मार्क ने जर्मनी को मिलाकर एक पूरा जर्मन साम्राज्य बनाया था। तो इसके बारे में हो गया। अगला है, वन संरक्षण का अर्थ एवं महत्व का वर्णन कीजिए। इसका मतलब है कि वन संरक्षण क्यों करना चाहिए, इसके बारे में लिखना है। वन संरक्षण बहुत जरूरी है क्योंकि पर्यावरण उन्हीं से निर्भर करता है। जलवायु किस स्थान की कैसी होगी, जलवायु परिवर्तन में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, वैश्विक तापन को रोकने के लिए। तो इसलिए पर्यावरण और मतलब वन संरक्षण बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, कारण दीजिए। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी? प्राकृतिक संसाधन जैसे कि कोयला हो गया, अंदर से खनिज हो गया, प्राकृतिक संसाधन जल, माने समुद्र, नदियां और जंगल, ये सारी जो चीजें हैं जो प्रकृति ने हमें दी है उपहार स्वरूप, उसके बारे में संरक्षण, उसका संरक्षण बहुत जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियों को और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत ही जरूरी है। आगे, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए। भारत में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेजों ने अति कर दी थी। वे कई तरह के ऐसे कानून लाए थे जिससे भारतीयों के हितों को नुकसान हो रहा था, जैसे रॉलेट एक्ट और भी बहुत सारे कानून थे। इस वजह से भारत में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। पहले क्या था, भारत में जो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे वे अलग अलग मतलब समूहों में बटे थे और उनके वैचारिक मतभेद था उनके बीच, इसलिए देश में एकता की कमी थी। फिर क्या हुआ, जब अंग्रेजों ने अति कर दी तो कई ऐसे धार्मिक और सामाजिक आंदोलन हुए जिसकी वजह से देश में मतलब कि एकता का भाव आ गया सबके अंदर। इस वजह से मतलब देश एकजुट हुआ अंग्रेजों को बाहर भगाने के लिए, देश छोड़ने के लिए। तो इसके वजह ये लिखना है आपको कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण क्या है वो लिखिए। अगला है, भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? जाति प्रथा का समाज पर, राजनीति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए जो बड़ी जातियां हैं वे पहले से शक्तिशाली हैं, प्रभावी हैं, तो वे राजनीति में भी अपना वर्चस्व बनाए रखेंगी। इस वजह से जो छोटी जातियां हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें पूरा समानता का अधिकार नहीं मिल पाएगा और न ही उन्हें पूरी सहूलियत मिलेगी सरकार से। तो ये बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में आपको लिखना है, जाति प्रथा के बारे में। अगला है, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा साधनों में अंतर बताइए। परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? जैसे कोयला हो गया, गैस हो गया और पेट्रोलियम हो गया। ये सारी चीजें जो पहले से हम यूज करते आ रहे हैं वे पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? जैसे पवन चक्की से बिजली बनाना, बांध बना के बिजली का उत्पादन करना, सोलर पैनल लगा के बिजली का उत्पादन करना। ये सारी चीजें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं जिन्हें नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में अंतर लिखना है, आप पढ़िए बेहतर ढंग से और लिखिए इसको। अगला है, हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है? खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता
हमें है और बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना खनिजों के न तो निर्माण कार्य हो सकते हैं और ना ही और कोई कार्य, जैसे न कृषि हो सकती है। जैसे मान लीजिए लोहा ना निकले तो ना तो फैक्ट्रियों में जाए और ना उससे कोई और मिश्र धातु बन पाए, ना तो जैसे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं या फिर जिसमें लोहे का इस्तेमाल होता है वो सारे काम नहीं हो पाएंगे खनिजों की वजह से, ना होने की वजह से। और भी जो जरूरी चीजें हैं, जैसे खनिजों बहुत सारे धातु निकलते हैं, कोयला निकलता है जमीन के अंदर से, तो ये सब खनिज हैं, इनकी आवश्यकता हमें बहुत ज्यादा है। और मतलब जीवन चलाने के लिए इनकी बहुत ही अत्यंत आवश्यकता है। हर चीज खनिजों की वजह से लगभग लगभग चलता है, तो इनका संरक्षण और सही से उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारत के उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, इसके विकास के बारे में पता लगाइए। भारत में उपभोक्ता आंदोलन, उपभोक्ता मतलब ग्राहक और आंदोलन यानी ग्राहकों के हित में कोई फैसला या कोई कार्य, वही उपभोक्ता आंदोलन। मतलब पहले क्या होता था कि ग्राहक अगर जानकार नहीं है तो दुकानदार उन्हें ठगा करते थे कई तरीकों से। तो उसके लिए कि ग्राहक जागरूक बने और अपने हित को बनाए रखे, अपने हितों का पालन करे, इस वजह से आंदोलन चलाए गए कई तरह के, जिससे ग्राहक ग्राहक क्या हो, जागरूक हो। तो इसके बारे में आपको लिखना है। अगला है, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिए। गांधी जी ने हिंद स्वराज जो उनकी पुस्तक थी उसमें ये कहा था कि अंग्रेजों ने जब यहाँ पर आए भारत में तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई भारतीयों के सहयोग की वजह से। यहाँ के राजा अगर उन्हें अनुमति न देते तो उनकी कंपनी की स्थापना हो नहीं पाती और ना वो यहाँ व्यापार कर पाते। फिर धीरे धीरे जब वो अपना पांव जमाने लगे यहाँ पर, तो उन्होंने भारतीयों को सैनिक के रूप में भी लिया और कई तरह के सहयोग भारतीयों से मिला, तभी उन्होंने आगे जाकर अपना साम्राज्य पूरा बना पाए भारत पे। तो वही कहा था उन्होंने कि अगर भारतीयों का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में भारतीयों का सहयोग था, अगर भारतीय चाह लें कि हम अंग्रेजों की सहायता नहीं करेंगे तो साल भर के अंदर ही अंग्रेज यहाँ से पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे और यहाँ टिक नहीं पाएंगे, देश उन्हें छोड़ना पड़ेगा। यही चीजें कहा था इन्होंने अपनी पुस्तक हिंदू स्वराज में। ठीक है, तो आप चाहें तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम आपको अतिलघुत्तरी और बहुविकल्पी प्रश्नों को जरूर बताएंगे, तो आप इन्हें बहुत अच्छे से तैयार कीजिए और पेपर में अच्छा लिखिए। धन्यवाद।